हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। माई सेल्फ गौरव कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन इज बेसिकली अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्या काम करते हैं कि इट एक्चुअली हेल्प इन क्रिएटिंग पीस एंड क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। ठीक है, कॉपरेशन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, कि कोई देश किसी देश पर अटैक ना करे। तो जितने भी इसके मेंबर देश होते हैं, तो यूनाइटेड नेशन उन देशों में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बनाकर रखने की कोशिश करता है। ठीक है, द यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल, या उसके पास ही सबसे ज्यादा पावर्स होंगी। वो चीफ ऑफिसर जो होते हैं वो उसके माने जाते हैं। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो एक है न्यूयॉर्क के अंदर, जो इसका मेन जो हेडक्वार्टर है, प्रिंसिपल हेडक्वार्टर इंटरनेशनल। और उसके अलावा जो इसकी ब्रांचेस हैं दैट आर इन जिनेवा, नैरोबी, वियना एंड दी होग। टोटल जो मेंबर्स हैं आज के टाइम में यूनाइटेड नेशन के, दे आर 193 मेंबर्स। और जो होता है 2 ऑब्जर्व स्टेट होती हैं जो हर साल जो है चेंज होती रहती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऑब्जर्वर स्टेट्स होती हैं उनको फिर आने वाले समय में परमानेंट मेंबर का स्टेटस भी यूनाइटेड नेशन का दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल फिलहाल करंट में जो है दैट इज एंटोनियो गुतर। दिस इज द इमेज, देन दिस इज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन, दिस वन, एंड दिस इज द एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, मतलब एक ऐसे इसके हिस्से हैं जिनकी हेल्प से काम करता है। जैसे कि हम बात करें ना कि इंडिया के अंदर हम बात करते हैं व्हाट आर दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, गवर्नमेंट के साथ इंडिया के अंदर। तो ऐसे इसी तरह से जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 ऑर्गन हमारे पास होते हैं जो मिलकर पूरा इसका प्रोसीजर या इसके पूरे काम को, इसकी पूरी बॉडी को कंप्लीट करते हैं यूनाइटेड नेशन को। फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज इकोसोक, देन वी हैव द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट। ठीक है, लेटर ऑन इन दिस वीडियो फर्दर वी विल डिस्कस ऑल दीज ऑर्गन्स सेपरेटली। इसके अलावा ये हमने ऑर्गन्स की बात की है, फिर हम कुछ इनकी एजेंसीज की बात करते हैं जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के साथ या उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करती हैं टू क्रिएट कोऑपरेशन। जो हमने सबसे पहले देखा था दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन टू मेक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स, जो इसके देश होंगे। तो वहां पर उनको जो भी उनकी जरूरत होती है इस एजेंसीज के थ्रू, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO आज के टाइम में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। देन वी हैव वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को के बारे में हम जानते हैं, यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। तो ये सारी एजेंसीज क्या है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लेवल पर जो है वो अपना काम करती हैं और यूनाइटेड नेशन के जितने भी हमारे जो चार्टर के अंदर जो उसके एम्स बताए गए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ दैट यूनाइटेड नेशन एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस, या हम बात करें थी ओरिजिन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है वो आपका एग्जिस्टेंस में या उसके जो इमरजेंस हुई वो हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन जो है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 बनाई गई थी और उसका जो मेन पर्पस था, उसका भी मेन पर्पस था कि वो विश्व में शांति बनाकर रखे। लेकिन लीग ऑफ नेशन वाज इनइफेक्टिव। वो इनइफेक्टिव क्यों थी वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं लीग ऑफ नेशन, व्हाई इट वाज इनइफेक्टिव, जो बनाई गई थी 10 जनवरी 1920 को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। लेकिन ये इनइफेक्टिव इसलिए बताई गई थी क्योंकि जापान ने जो है 1933 में मंचूरिया के ऊपर अटैक कर दिया था। अब लीग ऑफ नेशन का जो काम है वो काम क्या है, वो है शांति बनाकर रखना, कि मेंबर स्टेट जो है वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जापान जो था वो उसका एक मेंबर स्टेट था और मंचूरिया भी उसका मेंबर स्टेट था, तो उसने मंचूरिया पर अटैक कर दिया। इसके बाद लीग ऑफ नेशन के अंदर एक एक्ट पास किया गया, एक मीटिंग हुई जिसमें 40 नेशंस ने जापान के इस इन्वेजन के अगेंस्ट जो है वो वोट डाला। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जापान को अब रिट्रीट कर लेना चाहिए था, मंचूरिया से वापस आना चाहिए था। लेकिन जापान ने ये बात नहीं मानी और उसने इवन लीग ऑफ नेशन ही छोड़ दिया। तो ये जो जापान इन्वेजन ऑन मंचूरिया था, ये पहला ऐसा हम कह सकते हैं कि एक इवेंट था जिसने लीग ऑफ नेशन को इनइफेक्टिव बनाने की तरफ
काम करना शुरू किया। देन इसके बाद जब हम क्या बात करें विश्व शांति बनाने की, लेकिन 1933 में जापान ने अटैक कर दिया और उसके बाद फिर आगे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गया। तो ये सारी कुछ ऐसे रीजन थे जिसके वजह से लगा कि लीग ऑफ नेशन जो है वो जो काम उसको दिया गया था वो उसमें काम नहीं कर रहा। तो फिर यहां पर ऐसा लगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये सोचा गया कि हमें एक और ज्यादा पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो देश में शांति को व्यवस्था को बनाए रखे, कोऑपरेशन करके रखे। तो इसी प्रोसेस में फिर यूएन चार्टर जो है वो बनाया गया, यूनाइटेड नेशन चार्टर्स, और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ने काम करना स्टार्ट किया, वो इमरजेंसी में आया, एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेंगे ऑल दी जो ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल असेंबली की। ठीक है, तो जनरल असेंबली जो है उसके अंदर सारे जो मेंबर्स हैं, जो हमें अपनी पहले बात की थी 193 मेंबर्स और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, वो सारी जो होती हैं वो कलेक्टिवली जहां बैठते हैं, जहां डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली के जो काम होते हैं वो उसके सारे जो है कि जिसमें पहला काम आ जाता है कि जो नए मेंबर आपको एंटर करने हैं उनके बारे में वो बात करेंगे। ठीक है, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी जो डिसीजन लेती है, जो प्रपोजल होते हैं उनके बारे में भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में डिस्कशन होता है। ठीक है, इट अडॉप्ट्स द बजट, ये हम जनरल असेंबली के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इकोसोक जो हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल वाला जो है, देन यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो ये सारे जो काम है, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इलेक्ट द 15 जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी क्या है कि एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन का ही, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, ये सारे काम जो है यूनाइटेड जनरल असेंबली करती है। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली। ईच कंट्री हैज वन वोट, जो पूरा प्रपोजल होगा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेस पर होता है, और यहाँ पर जो है वोटिंग के थ्रू जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है, और ईच कंट्री हैज वन वोट। हमें पता है कि डेमोक्रेटिक का एक प्रिंसिपल फीचर है दैट इक्वल वोट एंड इक्वल वैल्यू। चलिए अब हम जो इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पार्ट मान सकते हैं दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द कंट्रीज। इसके अंदर जो है टोटल हमारे 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो होंगे वो हमारे परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर भी होता है, और जो बाकी जो 10 मेंबर होते हैं वो अलग अलग टाइम पर इलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई नेशन जो है कि यूनाइटेड नेशन की बातें नहीं मानता है या एक दूसरे पर अटैक करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेकर, ठीक है, इंटरनेशनल आर्मी को जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए भेज सकती है। अभी हम ये जो 15 मेंबर्स और वीटो पावर की बात कर रहे हैं उसको हम अच्छे से जरा अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो इंक्लूड है, वो उसके अंदर आते हैं हमारे यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। अब हम बात करें वीटो पावर की। दीज आर द मोस्ट पावरफुल नेशंस और मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वीटो पावर का मतलब यह है कि अगर इन 5 कंट्री में से, 5 के पास वीटो पावर है, इन 5 कंट्री में से कोई भी एक कंट्री अगर किसी डिसीजन के अगेंस्ट हो जाती है तो वो डिसीजन कभी भी पास नहीं होगा। You can see here each permanent member has veto power. It means that the council cannot take a decision if any permanent member says no to that decision. तो ये क्या हो गया कि इसको हम जनरली कई बार डिस्कस करते हैं कि दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फीचर। क्यों? क्योंकि हमने 5 कंट्री को ही अलग से वीटो पावर देके ज्यादा पावरफुल बना दिया है, तो यहाँ पर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें इस चीज को लेके क्या है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को। और अभी पिछले बहुत टाइम से जो है इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट काउंसिल का, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने का जो है वो उसकी तरफ में काम किया जा रहा है, लेकिन जो ज्यादातर जो है चाइना की तरफ से जो है एक विरोध हमें देखने को मिलता है कि चाइना जो भी इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने के फेवर में नहीं है। और हमने ये वीटो पावर में देख लिया कि अगर किसी भी डिसीजन में एक परमानेंट मेंबर नो कर देगा तो एज इन द फॉर्म ऑफ द वीटो पावर तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स के लिए इट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एज रिगार्ड इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर। जो भी जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके जितने भी, हमने पहले भी देखा था कि अलग अलग एजेंसी और ऑर्गन जो है वो हर दिशा में जो जो काम उनको सौंपा गया है उसकी डायरेक्शन में
वो काम करके यूनाइटेड नेशन की जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं, उसको अचीव करने का कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक और सोशल मैटर्स के मामले में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो काम करते हैं, कोऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द यूनाइटेड नेशन न्यूमरस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जो हमने एजेंसीज की बात की, जैसे यूनिसेफ है एंड यूनेस्को है, या हमारे जो वर्ल्ड बैंक है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, दिस इकोसोक हैज 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली टू सर्व 3 years मैंडेट, मतलब 3 साल जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, दैट इज 3 years। फाइन। नेक्स्ट वी हैव द UN सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और जो यूनाइटेड नेशन का जो हमने बात की है, जो सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, वही जो है इसके हेड होते हैं, वही इसको भी हेड करते हैं। ठीक है, इनका जो काम होता है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना है, रिपोर्ट्स राइटिंग करनी होती है, एंड द प्रिपरेशन ऑफ बजट। चेयरपर्सन की हम बात कर रहे हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो जनरल होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होंगे, वही जो होते हैं सेक्रेटेरिएट के भी हेड होते हैं, और दे आर आल्सो इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ 5 years ऑफ टर्म्स। ठीक है, 5 साल के लिए जो होगा वो इनका टर्म होता है, जो बाद में कंटिन्यू भी हो सकता है। आगे हम एक लिस्ट देखेंगे, उस लिस्ट में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन सेक्रेटरी जनरल अभी तक, जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से लेकर अब तक कौन कौन जो है उसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और कितना टाइम पीरियड उन्होंने वहां पर सर्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर डिस्कशन के लिए, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस तरह से एक देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम, जो लोगों के बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको रिजोल्व करता है, या देश में स्टेट गवर्नमेंट और आपस में, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजोल्व करते हैं। तो इसी मैनर में, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी जितने भी कंट्रीज हैं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कंट्रीज हु आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो उनके बीच के भी जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनका भी जो निपटारा होगा, उनको रिजोल्व करने का काम होगा, दैट इज बेसिकली डन बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और वो उन नियम, कायदे, कानून या लॉज के बेस पर होगा जो इंप्लीमेंट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा, और सारे जो उसके मेंबर स्टेट हैं उन्होंने उनको अडॉप्ट किया है, पास किया है, लागू किया हुआ है, अग्री किया हुआ है जिन्होंने उसके साथ। ठीक है, ठीक है। इट डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज इट्स जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब यही है कि जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं और इसकी जुरिस्डिक्शन को मानते हैं, उन्हीं के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकता है। इट इशूड द लीगल ओपिनियंस। क्या The judgment is basically done by the relative majority। जो members होते हैं इसके, that is basically 15 judges जो होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और वो जो elect किए जाते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, जनरल असेंबली का जो काम पढ़ा था उसके अंदर, that they are basically elected by the UN जनरल असेंबली for 9 years term। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी हमारे 15 जज होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 9 years। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इसने 1994 के बाद अब काम करना जो है एज अ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन बंद कर दिया है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्रस्ट टेरिटरीज। अब ये ट्रस्ट टेरिटरीज क्या हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रस्ट टेरिटरीज बेसिकली उन टेरिटरीज को कहा गया है जो यूनाइटेड नेशन से पहले जो हमारा लीग ऑफ नेशन काम किया करता था, वो लीग ऑफ नेशन का एक मैंडेट जारी किया गया था। ठीक है, वो लीग ऑफ नेशन का मैंडेट क्या था कि जैसे अगर हम बहुत सिंपल टर्म में इसको समझने की कोशिश करें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ देशों ने वर्ल्ड वॉर के बाद जो दूसरे देश पर कंट्रोल कर लिया था, तो हम उनको मान सकते हैं कि कॉलोनीज की फॉर्म में था, या जैसे कि दूसरे देश ने उन पर कंट्रोल कर रखा है। तो जो ट्रस्ट मैंडेट लीग ऑफ नेशन का निकला था, उसके अंतर्गत लीग ऑफ नेशन ऐसे देशों का जो है आप कहते हैं ट्रस्टी बन गया था। ठीक है, कि वो उनका देखभाल करेगा, उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिंग की सिचुएशन जो है उसको सारा देखेगा, और धीरे धीरे उनको उन देशों के से आजाद कराकर एक इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जिन भी देशों पे दूसरे देशों ने कंट्रोल कर लिया था, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लीग ऑफ नेशन के पास आ गया था।
ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन अब उनकी उस प्रोसेस को देख रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा था और उस प्रोसेस को देख रहा था जिससे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जा सके। जब लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया तो ये सारा काम किसको दे दिया गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1994 से जो है ये इनएक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि जो अंतिम लास्ट जो ट्रस्ट नेशन था जिसकी ट्रस्टीशिप जो है या हम कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन मैंडेट के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, वो पलाऊ, इट वाज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1994। तो जब सारे देश जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए, अब किसी भी देश पर किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं रहा है अंडर द लीग ऑफ नेशंस मैंडेट, तो ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, इसने अब काम करना बंद कर दिया है, इट इज इनएक्टिव नाउ। ये जो है मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, एक सेक्रेटरी जनरल जो है वो रहे हैं यूनाइटेड नेशन के फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से स्टार्ट हुआ है 1946 से लेकर, ठीक है। तो उनकी कंट्री है, कब उन्होंने ऑफिस लिया और कब उन्होंने लेफ्ट किया, और ये कुछ इसके बारे में जो है स्पेशल नोट्स हैं, यहाँ आप इन सारों को देख सकते हैं। नाउ दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज की, जो हमने शुरू में कुछ एजेंसीज की बात की थी यूनाइटेड नेशन की, जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर काम करती है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, काम सौंपा गया है। इनके हेडक्वार्टर, ये एक्रोनीम है जो हम यूज करते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम WHO यूज कर लेते हैं, तो इसी तरह जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ILO, तो ये सारी की सारी जो है उसकी एक्रोनीम दिए गए हैं। ये वो एजेंसीज हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, इनके हेड अभी कौन है और ये कब स्टेब्लिश की गई थी। तो ये अगले कुछ स्लाइड्स में आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। दैट इज स्लाइड नंबर 2 अबाउट द सेम द एजेंसीज जो है हमारी, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, वॉशिंगटन के अंदर इसका वो हो गया है, हेडक्वार्टर है। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट यूनाइटेड नेशन को आता है, उसमें अलग अलग कंट्री जो है वो अपने हिसाब से दान देती हैं, या यू कैन से फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं यूनाइटेड नेशन को। टोटल जितना भी यूनाइटेड नेशन को पैसे की आवश्यकता होती है, जितना उसका बजट होता है, उसमें से 22%, अराउंड 22% पैसा सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन को जो दिया जाता है वो USA की तरफ से दिया जाता है, अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं US जो है ना अपनी चीज का फायदा उठाकर अपने आप को वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और यस, यूनाइटेड नेशन है, चाइना है, फ्रांस है, ये सारे जो मेन परमानेंट 5 मेंबर की बात करें, जो वीटो पावर भी जिनके पास है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो ये लोग बहुत हद तक जो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये अगेन वही है जो उसकी एजेंसीज है, ये उनके एक्रोनिम है, देयर हेडक्वार्टर, देयर हेड, एंड व्हेन दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। रेफरेंसेस, आई होप जो आपको ये बताया गया है, समझाया गया है, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और अगर कोई भी डाउट या परेशानी होती है, फील फ्री टू आस्क, एंड थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।